सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के बारे में, जो कि सी टेट और टेट दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ संक्षिप्त जानकारी हम जीन पियाजे से कुछ महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी इस वीडियो में देखेंगे, जो कि बहुत ही जरूरी है। और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रत्येक परीक्षा में देखने को मिलते हैं, चाहे वो टेट की परीक्षा हो या फिर सुपर टेट या फिर सी टेट हो। टेट और सी टेट में, ठीक है। सुपर टेट में तो ये सिलेबस उसका अलग है, लेकिन टेट सी टेट में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। अगर आपसे पूछे कि वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे तो स्विट्जरलैंड के थे। उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर ही ये खोज किया था संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, तो वही है कि बच्चा जो सीखता है और सीख करके जो सूचना एकत्रित करता है उसी को हम संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार बालक की अवस्थाएं, अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बालक की अवस्थाएं, ये हमेशा आपसे पूछता है। तो जीन पियाजे के अनुसार बालकों की 4 अवस्थाओं को उन्होंने बताया है। पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ठीक है। ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है, ठीक है। इसकी जो अवस्था है वो जन्म से 2 वर्ष तक मानी गई है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 वर्ष से 7 वर्ष तक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 7 से 11 वर्ष तक है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 11 से आगे है, ये ठीक है। उसके बाद देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अथवा मानसिक विकास का सिद्धांत, निर्माण या खोज का सिद्धांत। अगर आपसे ये पूछे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये तो है। दूसरा है मानसिक विकास का सिद्धांत और तीसरा है निर्माण एवं खोज का सिद्धांत। तो ये जीन पियाजे के कुछ सिद्धांत हैं। अब हम जान लेते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अन्य नाम, इनको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए इनको इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इसी को हम संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं, इसी को संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, इसी को संवेदी प्रणोद अवस्था कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ठीक है। उसके बाद देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को हम प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको देखिए ठोस संक्रिया की अवस्था भी बोलते हैं। मूर्त चिंतन की अवस्था, अगर आपसे ये पूछ दे कि ठोस संक्रिया की अवस्था मूर्त चिंतन की अवस्था क्या है ना, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के ये दूसरे नाम हैं, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो दूसरा नाम है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त चिंतन की अवस्था, औपचारिक अवस्था। तो इस तरीके से संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं उनके ये अन्य नाम हैं, जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम अगला पेज में देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए अगला जो पेज है, यहाँ तो हमने अभी आपको जीन पियाजे जी की अवस्थाओं के बारे में बताया। अब यहाँ पर है बाल विकास से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम देखते हैं, ठीक है। बाल विकास अधिगम से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। देखिए गेट्स के अनुसार अधिगम की जो परिभाषा है वो कहते हैं कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। ये गेट्स की परिभाषा है। परिभाषा भी आपसे एग्जाम में पूछ देता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है। ई ए पिल के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। ये ई ए पिल के अनुसार है, ई ए पिल के अनुसार है। उसके बाद क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं और उसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है, ठीक है। वातावरण से संबंधित परिभाषाएं देखिए। एनास्टेसी ने दिया है, पर्यावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। जिस बर्ट ने दिया है, जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है वह पर्यावरण है। हॉलैंड एवं डगलास के अनुसार जीव जगत के प्राणियों के विकास, परिपक्वता, प्रकृति व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाले बाह्य समस्त शक्तियों, परिस्थितियों तथा घटना को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है और इन्हीं की सहायता से पर्यावरण का वर्णन किया जाता है, ठीक है।
सीसी पार्क के अनुसार मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगली जो परिभाषाएं, बुद्धि से हम कुछ परिभाषाएं आपको देंगे यहाँ पर न, बुद्धि की परिभाषाएं पिंटर ने दिया हुआ है, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। रायबर्न के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। वेस्लर, बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडरो के अनुसार बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। हेनमान, बुद्धि में मुख्य तत्व होते हैं ज्ञान की क्षमता एवं निहित ज्ञान। थांडाइक के अनुसार सत्य तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। कॉल्विन के अनुसार यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ जानकारी मिली होगी और आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।